हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग। मिथिकल टेलवर्स में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप गेम ऑफ थ्रोन यूनिवर्स के फैन हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर गेम ऑफ थ्रोन की बुक को लाइन वाइज एक्सप्लेन करता हूँ। और जिन भी दोस्तों को गेम ऑफ थ्रोन की बुक को पढ़ना है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि डंक सर यूस्टेस से लड़ झगड़ने के बाद तहखाने में सोने के लिए चला जाता है और वहां पर वो लेडी रूहानी का सपना देखता है। और जब वह अपने सपने से जागता है तो वह देखता है कि वाट्सवुड के जंगल में आग लग गई है और स्टैंडफास्ट के किले में अफरा तफरी मच गई है। और इस आग के अगले दिन डंक और एग नाश्ता करके स्टैंडफास्ट किले से निकलने ही वाले होते हैं कि डंक को याद आता है कि उस पर अभी भी सर यूस्टेस का एहसान बाकी है। तो डंक वहीं रुकने का फैसला करता है और वहीं दूसरी ओर सर बेनिस अपने सैनिकों को ट्रेनिंग देता है। लेकिन डंक उन सैनिकों को अपने घर जाने के लिए कहता है और फिर वो सर यूस्टेस के साथ लेडी वेबर से मिलने के लिए स्टैंडफास्ट किले से निकलता है। अब आगे। बात तो यह हुई थी कि सर बेनिस भी उनके साथ चलेंगे, लेकिन आखिर में सर यूस्टेस ने उन्हें किले में रुकने और उसकी रक्षा करने का आदेश दिया। इतनी बड़ी मुसीबत के सामने बेनिस की तलवार कुछ खास काम नहीं आने वाली थी और उसे देखकर रेड विडो का गुस्सा और भी बढ़ सकता था। सर बेनिस को समझाने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ी और वह वहीं रुकने के लिए तुरंत मान गया। डंक ने लोहे की खूंटियां निकालने में मदद की जिसके सहारे सीढ़ियां खड़ी थी। बेनिस ऊपर चढ़ता है और पुरानी रस्सी खोलता है और अपनी पूरी ताकत के साथ उस सीढ़ियों को ऊपर खींचता है। चरमरानी की आवाज के साथ लकड़ी की सीढ़ियां ऊपर की ओर मुड़ गई, जिससे मीनार और दरवाजे के बीच में 10 फुट की जगह खाली हो गई और आने जाने का रास्ता चौड़ा हो गया। सैम स्टूप और उसकी पत्नी दोनों ही अंदर थे और अब मुर्गियों को अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। किले के बाहर घोड़े पर बैठे हुए सर यूस्टेस ने ऊपर चिल्लाकर कहा, अगर हम रात होने तक वापस नहीं आए तब सर बेनिस कहता है तो मैं सीधे हाई गार्डन जाऊंगा माय लॉर्ड, और लॉर्ड टायरल को बताऊंगा कि कैसे उस औरत ने आपके वाट्सवुड के जंगल में आग लगा दी और आपको मार डाला। डंक एग के पीछे पीछे पहाड़ियों से नीचे उतरा और उसके पीछे सर यूस्टेस भी उतरे। सर यूस्टेस का कवच धीरे धीरे खड़खड़ाने की हल्की आवाज कर रहा था। वाट्सवुड के जंगल में आज हवा थोड़ी तेज चल रही थी और डंक अपने पीछे चोगे के फड़फड़ाने की आवाज सुन सकता था। जहां पहले कभी वाट्सवुड का जंगल हुआ करता था, वहां पर अब सिर्फ आग के बाद उड़ता हुआ धुआं और बंजर इलाका था। जब वे वाट्सवुड के जंगल में पहुंचे तब तक ज्यादातर आग बुझ चुकी थी, लेकिन वहां पर अभी भी कुछ जगह पर हल्की आग जल रही थी और राख और चिंगारियों के बीच में आग एक द्वीप के जैसे लग रही थी। जले हुए पेड़ों के तने आसमान की तरफ जले हुए भालों की तरह लग रहे थे और वहीं पर कुछ पेड़ रास्तों में गिरे पड़े थे और उनकी टहनियाँ आग से बुरी तरह से झुलस चुकी थी। पेड़ों के तनों के खोखले हिस्सों में आग अभी भी सुलग रही थी और वहीं जमीन पर कुछ जगह बहुत गर्म तो कुछ जगह ऐसी थी जहां पर धुआं हल्की धुंध की तरह हवा में उड़ रहा था। इस धुएं की वजह से अचानक सर यूस्टेस को जोर से खांसी आने लगती है और तभी डंक को एक पल के लिए लगा कि सर यूस्टेस को यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। लेकिन आखिरकार थोड़ी देर बाद सर यूस्टेस की खांसी ठीक हो जाती है और वो धीरे धीरे जंगल को पार करने लगते हैं। उस जंगल में वहां पर वो एक लाल हिरन को मरा हुआ देखते हैं जो कि आग में जलकर बुरी तरह से झुलस गया था और उसका सिर्फ कंकाल ही बचा था। इसके बाद वो एक बिज्जू की लाश के पास से गुजरे। ऐसे लग रहा था कि इस जंगल के सभी जानवर आग में झुलसकर मर गए होंगे सिवाय मक्खियों के। ऐसे लग रहा था कि मक्खियां किसी भी हालत में जिंदा रह सकती है। तब सर यूस्टेस कहते हैं, फील्ड ऑफ फायर की बैटल ऐसे ही दिखती होगी। लगभग 200 साल पहले वहां से हमारी सभी मुसीबतों की शुरुआत हुई थी। हाई गार्डन का आखिरी राजा गार्डनर फील्ड ऑफ फायर की बैटल में मारा गया और उसके साथ रीच के सबसे महान योद्धा उनके साथ खत्म हो गए। मेरे पिता कहते थे ड्रैगन की आग इतनी तेज और गर्म थी कि ड्रैगन की उस आग से
उन योद्धाओं की तलवारें उनके हाथों में ही पिघल गई और फिर उन तलवारों को इकट्ठा करके उनसे आयरन थ्रोन बनाया गया। हाई गार्डन का राज हरे राजाओं के हाथ से निकलकर टारगेरियन के स्टेवार्ड यानी कि उनके सेवकों और सरदारों के पास चला गया। हाउस ओसग्रे छोटा और कमजोर होता गया और लगभग खत्म हो गया, जब तक के नॉर्थ मार्च के मार्शल रोवन के प्रति वफादारी निभाने की कसम नहीं खा ली और हाउस ओसग्रे सिर्फ एक लैंडेड नाइट यानी कि सिर्फ मामूली जमींदार बनकर रह गया। अब डंक के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, इसलिए डंक कुछ देर तक चुपचाप चलता रहा जब तक कि सर यूस्टेस ने खांसा नहीं। फिर यूस्टेस कहते हैं, सर डंकन, क्या तुम्हें वह कहानी याद है जो मैंने तुम्हें सुनाई थी? तब डंक कहता है, शायद मुझे याद है सर, पर कौन सी वाली? तब सर यूस्टेस कहते हैं, द लिटिल लॉयन। तब डंक कहता है, हाँ मुझे वह कहानी याद है। वह 5 बेटों में सबसे छोटा था। फिर सर यूस्टेस खांसते हुए कहते हैं, जब उसने लेंसेल लेनिस्टर को मारा तो वह सारी वेस्टरमैन की सेना वापस मुड़ गई। राजा के बिना कोई युद्ध नहीं था। क्या तुम समझ रहे हो डंक, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तब डंक हिचकिचाते हुए कहता है, हाँ, और मन में सोचने लगता है, क्या मैं एक औरत को मार सकता हूँ? बात यहाँ तक नहीं पहुँचनी चाहिए, मुझे ऐसा नहीं होने देना चाहिए। पश्चिम की तरफ का रास्ता जहाँ से चेकी वाटर नदी को पार कर रहे थे, वहाँ पर अभी भी कुछ पेड़ हरे खड़े थे। उसके तने एक तरफ से जले हुए तो दूसरी तरफ से काले पड़ गए थे और उस रास्ते के ठीक उस पार अंधेरे में नदी का पानी चमक रहा था, नीला और हरा। तब डंक मन में सोचता है, लेकिन सारा सोना अब चला गया और वहीं धुएं ने सूरज को पूरी तरह से ढक लिया था। चेकी वाटर नदी के किनारे पहुंचकर सर यूस्टेस वहां पर रुक जाते हैं और कहते हैं, मैंने एक पवित्र कसम खाई है कि मैं उस नदी के पार कभी नहीं जाऊंगा। जब तक उस नदी के पार की जमीन लेडी वेबर की है तब तक तो नहीं। तब एग पूछता है, क्या होगा अगर वह लेडी विडो नहीं आई? तब डंक मन में सोचता है, आग और तलवार के साथ। तब सर यूस्टेस कहते हैं, वह आएगी, और उसने ऐसा ही किया। वह आई, 1 घंटे के अंदर ही वह वहां आ पहुंची थी। डंक, सर यूस्टेस और एग ने सबसे पहले उनके घोड़ों की आवाज सुनी। फिर घोड़ों और कवच के टकराने की आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। उड़ते हुए धुएं के कारण यह बताना मुश्किल था कि वो कितनी दूर है, जब तक कि उसका झंडा उठाने वाला उस धुएं की धुंधली चादर को चीरकर बाहर नहीं निकला। उसके झंडे पर एक मकड़ी बनी हुई थी जो कि सफेद रंग की थी, और जब डंक और सर यूस्टेस ने उन्हें देखा तो वो सभी नदी के दूसरे किनारे पर रुक गए जहाँ से लेडी वेबर की जमीन की शुरुआत होती थी। और अगले ही पल उन्हें सर लुकास लॉन्गिंच दिखाई देते हैं जो कि सिर से पैर तक कवच से ढके हुए थे। और तभी लेडी रोहाने उन सैनिकों की भीड़ में से निकलते हुए सामने आई। लेडी रोहाने एक कोयले के जैसी काले रंग की घोड़ी पर सवार थी और वो घोड़ी सिल्वर कलर के रेशम के कपड़ों से सजी थी। और वहीं लेडी वेबर ने हरे रंग का रेशम का बना हुआ कपड़ा पहना था जिस पर सोने और चांदी की नक्काशी की गई थी। यह कपड़ा और कवच उसके शरीर पर दस्ताने की तरह पूरी तरह से फिट था और ऐसे लग रहा था मानो कि वह गर्मियों के पत्तों के कपड़े पहने हो। उसकी लाल और लंबी चोटी उसके पीछे लटक रही थी जो सवारी करते हुए उछल रही थी। वहीं दूसरी ओर सेप्टन एक भूरे रंग के बड़े घोड़े पर सवार था जो कि लेडी विडो के बगल में खड़ा था और उसका चेहरा गुस्से से लाल था। तो वहीं दूसरी तरफ मिस्टर सेरिक अपने खच्चर पर बैठा था और उसके पीछे आधे दर्जन नाइट और उतने ही उनके स्क्वायर थे और उनके पीछे तीरंदाजों की टोली थी। जब डंक और सर यूस्टेस नदी के किनारे पहुंचे तो वो तीरंदाज नदी के किनारे पर फैल गए और अपनी अपनी जगह ले ली। रेड विडो, सेप्टन, मिस्टर सेरिक और सर लुकास को छोड़कर वहां पर कुल मिलाकर 33 लड़ाके थे और उनमें से एक नाइट ने डंक का ध्यान खींचा। वह नाइट एक छोटा, गंजा, मोटे शरीर वाला आदमी था जिसने जाली वाला कवच पहना हुआ था और उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था और उसकी गर्दन पर एक गोइटर का ट्यूमर था। और तब रेड विडो अपनी घोड़ी को नदी के किनारे की तरफ लाते हुए जोर से बोलती है, सर यूस्टेस,
सर डंकन, हमने रात में तुम्हारी तरफ आग को जलते हुए देखा। तब सर यूस्टेस चिल्लाकर बोलते हैं, देखा होगा, तुमने देखा ही होगा, क्योंकि उस आग को तुमने ही लगाया था। तब लेडी रूहानी कहती है, यह एक घटिया और वाहियात आरोप है। मैं कल रात अपने बिस्तर में सो रही थी और मेरे चारों ओर मेरी दासियां सो रही थी। दीवारों से आने वाली आवाजों ने मुझे जगा दिया, जैसा कि ज्यादातर लोगों को जगाया था। बुढ़े लोग उस आग को देखने के लिए किले के मीनारों की सीढ़ियों पर चढ़े। उनकी गोद में बच्चे उस लाल रोशनी को देखकर डर के मारे रोने लगे। सर यूस्टेस, मुझे तुम्हारी आग के बारे में बस इतना ही पता है। तब सर यूस्टेस कहते हैं, वह आग तुम्हारी थी औरत, और उसने मेरा जंगल खत्म कर दिया और उसकी लकड़ियां जलकर राख हो गई। तब सेप्टन कहता है, सर यूस्टेस, किंग्सवुड के जंगलों में भी आग लगी है और यहाँ तक के रेनवुड के जंगलों में भी। इस सूखे ने हमारे जंगलों को जलने के लायक बना दिया है। तब लेडी रूहानी ने अपना हाथ उठाकर इशारा किया और कहा, मेरे खेतों को देखो अस्करे, वे कितने सूखे हैं। आग लगाना मेरी बेवकूफ़ी होती। अगर हवा का रुख और दिशा बदल जाता तो ये आग की लपटें उस सूखी नदी को पार करके मेरी आधी से ज्यादा फसलें जलाकर खाक कर देती। तब सर यूस्टेस कहते हैं, शायद जला देती। वो जंगल मेरा था जो जल गया और तुमने उसे जलाया है। जरूर तुमने ही हवा के रुख को मोड़ने के लिए कोई काला जादू किया होगा, ठीक वैसे ही जैसे तुमने अपने भाइयों और पतियों को मारने के लिए अपनी काली तंत्र विद्या का इस्तेमाल किया था। यह बात सुनकर अब लेडी रूहानी का चेहरा और भी ज्यादा सख्त हो गया। डंक ने कोल्डमोट के किले में उसके चेहरे पर वही भाव देखा जब उसने डंक को थप्पड़ मारा था। तब लेडी रूहानी कहती है, बकवास, और अब मैं तुमसे बातचीत करके अपना समय बर्बाद नहीं करूंगी। सर बेनिस को हमारे हवाले कर दो, वरना हम वहां आकर उसे ले आएंगे। तब सर यूस्टेस एकदम कड़क आवाज में कहता है, तुम ऐसा नहीं करोगी, तुम ऐसा कभी नहीं करोगी, और तुम इस नदी से आगे मत आना। इस नदी के इस तरफ का किनारा मेरा है और तुम्हारी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें मेरी तरफ से कोई भी मेहमानबाजी नहीं मिलेगी। ना तुम्हें यहाँ पर रोटी मिलेगी, ना नमक, ना छाया, ना पानी। तुम यहाँ पर एक घुसपैठिए की तरह आए हो और मैं तुम्हें ओसग्रे की जमीन पर कदम रखने से मना करता हूँ। तब लेडी रूहानी ने अपनी लाल चोटी को खींचकर आगे किया और उसने कहा, सर लुकास। और फिर सर लुकास ने इशारा किया तो उनके सभी तीरंदाजों ने अपने अपने धनुष पर तीर चढ़ा लिए, और जब उन सभी तीरंदाजों के धनुष तीर छोड़ने के लिए तैयार हो गए, तब लेडी रूहानी कहती है, अब बताओ सर, तुमने मुझे किस चीज के लिए मना किया था। और ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर मेरे लिए कोई सजेशन है तो कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं जल्द इसके अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।